हेलो एवरीवन, आज एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वास्थ्य बायोलॉजी क्लासेस और मैं मंजू। और मैं आपको बता दूं कि आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं वह आपका है रुधिर यानी ब्लड के बारे में। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं रुधिर यानी ब्लड। ठीक, तो सबसे पहले हम रुधिर के बारे में जान लेते हैं कि रुधिर क्या है। फिर हम जानेंगे कि रुधिर कैसे बना होता है। फिर हम जानेंगे कि रुधिर में कौन कौन से घटक पाए जाते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है। तो आज आप रुधिर के बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से जानने वाले हैं और साथ ही साथ मैं उन क्वेश्चंस को हाईलाइट करता चलूँगा जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बहुत ध्यान से आप वीडियो को देखिए और लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आप डिस्कस करने वाले हैं रुधिर यानी ब्लड के बारे में। तो सबसे पहले रुधिर के बारे में शुरू करते हैं कि रुधिर क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि रुधिर एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। तरल संयोजी ऊतक इसलिए कहा जाता है रुधिर को क्योंकि यह तरल अवस्था में पाए जाते हैं। कनेक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि कई कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। ऊतक इसलिए होते हैं क्योंकि कोशिकाओं के समूह से बने होते हैं। तो रुधिर एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसकी उत्पत्ति भ्रूण के मेसोडर्म से होती है। तो जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है रुधिर का, उसकी उत्पत्ति भ्रूण के मेसोडर्म से होती है। रुधिर जो है निर्मित होता है भ्रूणी अवस्था में यकृत से यानी लीवर से, और वयस्क अवस्था में अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो से। यानी जब बच्चा भ्रूणी अवस्था में रहता है, यानी जब उसका जन्म नहीं हुआ होता है, उस समय रुधिर का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में किया जाता है, लीवर में किया जाता है। लेकिन जब बच्चे का जन्म हो जाता है, वह धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, तो रुधिर का जो निर्माण है वह अस्थियों के अंदर उपस्थित अस्थिमज्जा से किया जाता है। ठीक, और मैं आपको बता दूं कि रुधिर की मात्रा कितनी पाई जाती है एक व्यक्ति के शरीर में। तो एक व्यक्ति के शरीर में जितना उसका भार होता है उसका लगभग 7 से 8% भाग रुधिर का होता है। यानी संपूर्ण बॉडी वेट का लगभग 7 से 8% भाग रुधिर का होता है। और अगर आप बात करें कि पुरुषों में कितनी होती है, तो पुरुषों में जो एक सामान्य पुरुष में रुधिर की मात्रा होती है वह 5 से 6 लीटर होती है। वहीं अगर आप स्त्रियों की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो 4 से 5 लीटर रुधिर महिलाओं में पाया जाता है। तो रुधिर की उत्पत्ति कब हुई? रुधिर की उत्पत्ति जो है भ्रूण के मेसोडर्म से हुई। इसका निर्माण कैसे होता है? ये भ्रूणी अवस्था में यकृत से और वयस्क अवस्था में अस्थिमज्जा से होता है। इसकी मात्रा कितनी होती है? तो संपूर्ण भार का 7 से 8%। पुरुष में अगर आप बात करें तो 5 से 6 लीटर, महिलाओं की अगर आप बात करें तो 4 से 5 लीटर रुधिर पाया जाता है। यह पूरा जो रुधिर है यह स्टोर कहाँ होता है? यानी आप ब्लड बैंक किसको बोलते हैं? जहाँ पे रुधिर का स्टोरेज होता है। तो मानव शरीर में ब्लड बैंक के रूप में स्प्लीन यानी प्लीहा पाया जाता है। प्लीहा को हम क्या कहते हैं? रुधिर बैंक कहते हैं, जहाँ पे रुधिर स्टोर होता है। ठीक, इसके बाद अगर आप संपूर्ण रुधिर का अध्ययन करें तो संपूर्ण रुधिर का अध्ययन हेमेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। कितना क्लियर हुआ? तो अब आइए हम रुधिर के बारे में जान लेते हैं कि रुधिर, मैंने आपको बताया कि एक तरल संयोजी ऊतक है जिसकी उत्पत्ति भ्रूण के मेसोडर्म से होती है। इसका निर्माण भ्रूणी अवस्था में यकृत और वयस्क अवस्था में अस्थिमज्जा से किया जाता है। इसका भार संपूर्ण भार का 7 से 8% होता है। इसकी मात्रा पुरुष में 5 से 6 लीटर और महिलाओं में 4 से 5 लीटर होता है। इसका स्टोरेज स्प्लीन यानी प्लीहा में किया जाता है। ठीक, इतना क्लियर हुआ? आइए आगे बढ़ते हैं कि जो रुधिर है इसका निर्माण 2 घटकों से मिलकर के होता है।
रुधिर का निर्माण दो घटक से मिलकर के होता है। पहला आपका होता है प्लाज्मा और दूसरा आपका होता है ब्लड कार्पसेल्स। इन्हीं दोनों को आप मिला दे तो हो जाएगा संपूर्ण रुधिर आपका। तो मानव रुधिर का निर्माण जो है या प्लाज्मा और ब्लड कार्पसेल्स से किया जाता है। बात आती है इनकी मात्रा कितनी कितनी होती है, ताकि हम जान लेते हैं कि प्लाज्मा की मात्रा पूरे रुधिर में लगभग 55% होती है, वहीं ब्लड कार्पसेल्स 45% की अवस्था में रुधिर में पाए जाते हैं। यानी रुधिर में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, तो ब्लड प्लाज्मा की होती है, जिसकी मात्रा टोटल रुधिर का कितना है, लगभग 55%। ठीक। और ब्लड कार्पसेल्स की अगर आप बात करें, रुधिराणुओं की बात करें, तो रुधिराणुओं की जो मात्रा है यानी रुधिर कणिकाओं की जो मात्रा है वह संपूर्ण रुधिर का 45% होती है। ठीक। और जो 45% है ब्लड कार्पसेल्स, उसमें आपका 3 तरह की कणिकाएं पाई जाती हैं, जिसको आप आरबीसी यानी इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट के रूप में कणिकाएं पाई जाती हैं। तो 3 तरह की कणिकाएं मानव रुधिर में उपस्थित होती हैं। और वहीं आप डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार का होता है, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट 3 प्रकार की होती हैं, यूसिनोफिल्स, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स। ग्रेनुलोसाइट 2 प्रकार की होती है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। और मैं आपको बता दूं कि अभी हम स्टेप बाय स्टेप इन सारी कणिकाओं के रूप में आपको विस्तृत रूप से बताने वाले हैं। तो आइए हम एक एक करके विस्तृत रूप से जानते हैं कि इनका कार्य क्या होता है रुधिर में। तो सबसे पहले हम ब्लड प्लाज्मा को शुरू करते हैं। ठीक। तो प्लाज्मा के बारे में आइए हम विस्तृत रूप से जानते हैं प्लाज्मा है क्या और इसका क्या कार्य होता है। तो प्लाज्मा यहाँ आप देख रहे हैं, प्लाज्मा जो है हल्के पीले रंग का द्रव है। प्लाज्मा क्या है, एक हल्के पीले रंग का द्रव है, जो कि रुधिर का लगभग 55% भाग बनाता है, मैंने आपको बताया अभी। और इसमें जो है लगभग 92% वाटर होता है और 7 से 8% कार्बनिक तथा 1% अकार्बनिक लवण घुलित अवस्था में पाए जाते हैं। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा एक हल्के पीले रंग का द्रव है जो पूरे रुधिर का 55% भाग बनाता है और उस 55% का 92% यानी लगभग 92% भाग किसका बना होता है, जल का बना होता है। इसीलिए प्लाज्मा जो है तरल अवस्था में पाया जाता है। 92 के बाद जो 7 से 8% भाग बनता है उसमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं और शेष 1% में आपका अकार्बनिक लवण घुलित अवस्था में पाए जाते हैं। क्लियर। और मैं आपको बता दूं कि ब्लड प्लाज्मा में मुख्य रूप से ब्लड जो प्लाज्मा है उसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स पाई जाती हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स जिनका बहुत ही योगदान होता है ब्लड प्लाज्मा में और शरीर के बहुत सारे कार्यों में। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स जो है प्लाज्मा का लगभग 7% भाग बनाती हैं, यानी प्लाज्मा का लगभग 7% भाग प्रोटीनों का होता है। और उस प्रोटीन के रूप में कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती हैं, तो फाइब्रिनोजन, प्रोथ्राम्बिन, एल्बुलिन और ग्लोब्यूलिन, ये 4 प्रकार की प्रोटीन्स जो है प्लाज्मा प्रोटीन्स के अंतर्गत आती हैं, जो लगभग 7% प्लाज्मा भाग को मेंटेन करती हैं, बनाती हैं। और उन प्रोटीन्स में कौन कौन सी प्रोटीन पूछा जाए तो फाइब्रिनोजन है, प्रोथ्राम्बिन है, एल्बुलिन है और ग्लोब्यूलिन है। ठीक। जिसमें फाइब्रिनोजन एवं प्रोथ्राम्बिन का कार्य होता है रुधिर का थक्का बनाना, यानी जब हमारे शरीर का कोई भी अंग कहीं से क्षतिग्रस्त हो जाता है तो रुधिर निकलना प्रारंभ कर देता है। उस रुधिर की हानि को बचाने के लिए प्रोथ्राम्बिन एवं फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन्स रुधिर का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। ठीक। उसके अलावा जो आपका ग्लोब्यूलिन एवं एल्बुलिन है, इनका कार्य होता है शरीर की प्रतिरक्षा करना, यानी
शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे ब्लड कार्पसेल्स यानी रुधिराणुओं के बारे में, यानी रुधिर कणिकाओं के बारे में। प्लाज्मा आपका क्लियर हुआ इतना। अब आप आगे बढ़ेंगे किसके बारे में? ब्लड कार्पसेल्स यानी रुधिराणुओं के बारे में, रुधिर कणिकाओं के बारे में आप बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि रुधिर का लगभग 45% भाग रुधिराणुओं का होता है, यानी रुधिर कणिकाओं का होता है। इनकी प्रतिशतता को हीमैटोक्रिट मान कहते हैं, यानी रुधिर में जो 45% रुधिराणु पाए जाते हैं, ब्लड कार्पसेल्स पाए जाते हैं, इनकी प्रतिशतता को हम क्या कहते हैं? हीमैटोक्रिट मान कहते हैं। ठीक, क्लियर? तो ब्लड कार्पसेल्स के रूप में रुधिर के अंदर 3 तरह की कणिकाएं पाई जाती हैं, जिसको आप आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं। तो अब हमको करना क्या है कि इनके बारे में एक एक करके पढ़ना है। आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है और प्लेटलेट्स क्या है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं किसके बारे में? लाल रुधिराणु यानी इरिथ्रोसाइट्स या आरबीसी के बारे में, रेड ब्लड कार्पसेल्स के बारे में। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। इनके नाम से आपको पता है कि लाल रुधिराणु यानी ये कैसे होंगे? लाल रंग के होंगे। ठीक, तो ये लाल रंग की केंद्रक विहीन गोल उभयतल कोशिकाएं होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो रेड ब्लड कार्पसेल्स हैं या लाल रंग की होती हैं, इनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है और इनका जो आकार होता है गोल होता है, तस्तरीनुमा होता है, उभयतल होता है। ठीक, इनका व्यास यानी जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं, इनका व्यास कितना होता है? तो इनका व्यास जो है लगभग 7.7 माइक्रोन होता है, यानी जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं उनका व्यास कितना होता है? उनका व्यास 7.7 माइक्रोन होता है। ठीक, और इनकी मोटाई की अगर आप बात करें तो लाल रुधिर कणिकाओं की जो मोटाई होती है वह 1 से 2 माइक्रोन होती है। तो ठीक, तो लाल रुधिर कणिकाएं लाल रंग की केंद्रक विहीन गोल तस्तरीनुमा उभयतल कोशिकाएं होती हैं, जिनका व्यास 7.7 माइक्रोन होता है और मोटाई लगभग 1 से 2 माइक्रोन होती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। पुरुषों में इनकी संख्या की अगर आप बात करें कि एक पुरुष में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या कितनी पाई जाती है, तो मैं आपको बता दूं कि लगभग 55 लाख घन मिलीमीटर, यानी 55 लाख पर क्यूबिक एमएम, यानी 1 घन मिलीमीटर रुधिर में लाल रुधिर कणिकाओं की मात्रा लगभग 55 लाख होती है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि जो 45% आपका ब्लड कार्पसेल्स का है, उस 45% का अकेले लगभग 92% भाग या 95% भाग अकेले लाल रुधिर कणिकाओं की होती है। इसलिए रुधिर कार्पसेल्स के अंदर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी कणिकाएं पाई जाती हैं? तो आरबीसी पाई जाती है। ठीक, अगर पूरे रुधिर में सबसे ज्यादा किसका भाग पूछा जाता है तो आप ब्लड प्लाज्मा बताएंगे, और अगर ब्लड कार्पसेल्स में पूछा जाता है कि रुधिराणुओं में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, तो आप इसको बताएंगे आरबीसी को बताएंगे। ठीक, तो एक पुरुष में इनकी संख्या लगभग 55 लाख घन मिलीमीटर यानी पर क्यूबिक एमएम होती है, तथा स्त्रियों में 45 से 50 लाख घन मिलीमीटर होती है। ठीक, तो लगभग 55 लाख संख्या पुरुषों में होती है प्रति घन सेंटीमीटर में, और 45 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर में इनकी संख्या लगभग स्त्रियों में पाई जाती है। वहीं आप अगर शिशु की बात करें तो शिशुओं में इनकी संख्या लगभग 60 से 70 लाख होती है। 60 से 70 लाख संख्या कब होती है? जब शिशु रूप में होते हैं। तो शिशुओं में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या अगर आप जानें तो 60 से 70 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। वहीं अगर आप भ्रूण की बात करें, यानी जब वह गर्भ के अंदर होता है शिशु, तो उस अवस्था में लगभग 78 लाख प्रति घन मिलीमीटर की संख्या में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती है। इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं।
इनके अगर जीवन काल की बात करें कि जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं वह कितने दिनों में खराब हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, तो इनके नष्ट होने का समय है लगभग 120 से 127 दिन। यानी जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं वह लगभग 120 से 127 दिन बाद खत्म हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। ठीक। और इनका जो पुनः निर्माण होता है खराब होने के बाद या नई नई कोशिकाएं बनती रहती हैं, बनती कहाँ है? अस्थिमज्जा में, बोन मैरो में। तो 120 दिन का जीवन काल हो गया। इनका जो लाल रंग है, इनका लाल रंग के कारण ही इसको हम आरबीसी, रेड ब्लड कार्सेल्स के नाम से जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इनका जो लाल रंग है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में एक हीम नामक प्रोटीन पाया जाता है जो इसको लाल रंग प्रदान करता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण जो है रुधिर का रंग कैसा होता है? लाल होता है। इनकी मात्रा सामान्य व्यक्ति में लगभग, यानी जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन की मात्रा एक सामान्य व्यक्ति में लगभग 15 ग्राम 100 मिलीमीटर रुधिर होती है। यानी किसी व्यक्ति के 100 ग्राम मिलीमीटर रुधिर में 15 ग्राम संख्या कितनी होती, किसकी होती है? हीमोग्लोबिन की होती है। यानी हमारे शरीर में जितना रुधिर है उसमें से 100 ग्राम प्रति मिलीमीटर में 15 ग्राम संख्या कितनी है? इसकी है हीमोग्लोबिन की होती है। हीमोग्लोबिन का आणविक भार अगर आपसे पूछा जाए कितना होता है, तो हीमोग्लोबिन का आणविक भार लगभग 68,000 होता है। इनका सूत्र क्या होता है लाल हीमोग्लोबिन का? तो हीमोग्लोबिन का जो सूत्र है वह है C3032 और H48 16 N718 और S8 Fe4। तो यह आपका है हीमोग्लोबिन का सूत्र। ठीक, आगे बढ़िए। आरबीसी का निर्माण अगर आप बात करें, यानी 120 दिन बाद जब लाल रुधिर कणिकाओं की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के बाद ये बनती कहाँ है? मृत्यु के बाद ये अस्थिमज्जा के हीमोपोएटिक ऊतक द्वारा निर्मित होती है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि जितना रुधिर है वयस्क मनुष्य में इसका निर्माण कहाँ होगा? अस्थिमज्जा हो, चाहे प्लाज्मा हो, चाहे आरबीसी हो, चाहे डब्ल्यूबीसी हो या प्लेटलेट्स हो, यानी जितने भी रुधिर हैं सब कहाँ बनेंगे? अस्थिमज्जा में। तो आरबीसी 120 दिन बाद कहाँ बनती है? अस्थिमज्जा के हीमोपोएटिक ऊतक द्वारा बनती है। और मैं आपको बता दूं कि अस्थिमज्जा में हीमोपोएटिक ऊतक द्वारा जो आरबीसी का निर्माण होता है वह वृक्क से स्रावित एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होता है। आरबीसी का जो निर्माण की प्रक्रिया है वह एरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होता है, जो कि वृक्क द्वारा स्रावित किया जाता है। क्लियर? आइए अब हम आरबीसी के कार्य की बात करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो आरबीसी होता है, यानी एरिथ्रोसाइट होता है, लाल रुधिराणु होते हैं, इनका मुख्य कार्य होता है गैसों का परिवहन करना। इनका स्पेशली कार्य क्या है? गैसों का परिवहन करना। और आपको बता दें कि गैसों के रूप में किन किन गैसों का परिवहन होता है? वह है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहली जो गैस है ऑक्सीजन, उसका परिवहन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में किया जाता है। तो आरबीसी क्या करता है? आरबीसी अपने हीमोग्लोबिन की सहायता से ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन का परिवहन करके फेफड़ों से उसको कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। क्लियर? दूसरी जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, यह कार्बोनो हीमोग्लोबिन के रूप में परिवाहित होती है। यानी जो आरबीसी है वह अपने हीमोग्लोबिन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ जोड़ करके कार्बोनो हीमोग्लोबिन बनाता है और कार्बोनो हीमोग्लोबिन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों से कोशिकाओं से फेफड़ों तक पहुंचा देता है। तो ऑक्सीजन को ले जाएगा फेफड़े से कोशिका तक और कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाएगा कोशिका से फेफड़े तक। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन करना आरबीसी यानी लाल रुधिर कणिकाओं का मुख्य कार्य है। ठीक, यह हो गया आरबीसी के बारे में।
अब हम किसके बारे में बात करेंगे? WBC यानी ल्यूकोसाइट यानी श्वेत रुधिर कणिकाओं के बारे में।